वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करेंगे, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पैरेलैक्स मेथड जब मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी दूरी को नापने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में आप दोनों एंड पे पहुंच सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड पे आप एक एंड पे तो हो बट दूसरे एंड पे नहीं पहुंच सकते, है ना। ये मैंने पैरेलैक्स वाले जो लेक्चर है, पैरेलैक्स वाला जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है आपको, है ना। अब पैरेलैक्स मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड थी जिससे हम स्टार की दूरी बताते थे, प्लेनेट की दूरी बताते थे, उसकी साइज बताते थे, एंगुलर साइज बताते थे ना। उनके अलावा भी कई सारी इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जैसे अर्थ में ही किसी टावर की हाइट निकालना है तो उसकी क्या इनडायरेक्ट मेथड है, इस तरीके के हम कुछ और इनडायरेक्ट मेथड्स देखेंगे, है ना। तो पहली इनडायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, ट्राइंगुलेशन पैरेलैक्स मेथड। वो पिछले दो लेक्चर में हमने किए हैं ना, सिक्स्थ और सेवंथ लेक्चर में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सेकंड इनडायरेक्ट मेथड जिसका नाम है ट्राइंगुलेशन मेथड, है ना। और ये ट्राइंगुलेशन मेथड जो है ये कोई नई मेथड नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये मेथड आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है आपने टेंथ में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। वहां पे हाइट एंड डिस्टेंसेस का जो सेक्शन था ट्रिग्नोमेट्री में, वही मेथड है ट्राइंगुलेशन मेथड, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये मेथड पढ़ी नहीं है, बड़ी आसान है और आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में है तो मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। अब ट्राइंगुलेशन मेथड से दो केस हो सकते हैं। पहला केस है मेजर द हाइट ऑफ एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स। एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मान लीजिए ये टावर है और टावर आपसे कितनी दूरी पर है, मतलब आप टावर को एसेस कर सकते हो चाहो तो, बट टावर पे चढ़कर आप उसकी हाइट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप फिर कैसे हाइट निकालोगे, है ना। लेकिन टावर से आप कितने दूर खड़े हो, एल, ये नोन वैल्यू होगा आपका, मतलब यहां से ये दूरी आप नाप सकते हो, डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हो, है ना। तो इसको हम बोलेंगे एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स, जिससे जिस ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी आपको पता होती है तो उसको हम बोलते हैं एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है, एन एसेसेबल ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट whose distance from the point of observation can be measured directly, है ना। जहां से आप खड़े होकर देख रहे हो टावर को, वहां से टावर की दूरी आप डायरेक्टली नाप सकते हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एसेसेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब जैसे मान लीजिए इस टावर की हाइट आपने टावर पे चढ़ के नहीं निकाली भाई, अब आपको ऐसे ही निकालना है। तो मान लीजिए आप टावर से दूर जाके खड़े हो गए, एल दूरी पे खड़े हो गए, तो ये एल आपको नोन है क्योंकि ये आपने नापा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टावर की किसको देखा बच्चों, टॉप को देखो, है ना। टावर के टॉप को देखा तो आपको उसकी लाइन ऑफ साइट दिख गई, ये ऐसे लाइन ऑफ साइट है। और आपने प्रैक्टिकली क्या मेजर कर लिया बच्चों, एंगल थीटा, मतलब ये कितने इंक्लिनेशन एंगल पे है टावर की हाइट, टावर की हाइट कितने इंक्लिनेशन एंगल पे, थीटा, ये आप नाप सकते हो प्रैक्टिकली, है ना। पैरेलैक्स में मैं एक बार बता भी चुका हूँ कि ऐसे कैसे नापा जाता है एंगल। तो खैर ये एंगल की वैल्यू भी आपको नोन है और ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो एंगल पता चल गया, एक लेंथ पता है, तो आपको पता ही है अब राइट एंगल ट्राइंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा लो, टी रेशियोज लगा लो, और आप किसी भी, अगर आपको लेंथ और एंगल पता है तो आपको दूसरी साइड भी मिल जाएगी, है ना। अब देखो बच्चों, हमें हाइट हाइट चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए। अगर इसको राइट एंगल ट्राइंगल माने तो ये परपेंडिकुलर और बेस है, बेस और एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशियो में आता है, तो बच्चों हमें पता है टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज हाइट ऑफ द टावर एंड बेस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, है ना। तो एच बाई एल, तो आपका यहाँ पे जो एच है वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और एल जो है दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर, ठीक। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये एल है और ये बच्चों आपका क्या है, एच है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, एच अपॉन एल कर दिया। अब यहाँ पे एच चाहिए तो एल को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो एच की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एल टेन थीटा, है ना। एच इज इक्वल्स टू एल टेन थीटा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, टावर के हाइट की वैल्यू मिल गई, है ना। थीटा पता ही है, एल पता ही है, तो यहाँ से जल्दी से हम लोग टावर की हाइट निकाल लेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपका इसी में ट्राइंगुलेशन मेथड में दूसरा केस है ना,
तो दूसरा केस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मेजरिंग द हाइट ऑफ इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने एसेसिबल ऑब्जेक्ट्स की हाइट निकाली थी, अब इनएसेसिबल। तो इनएसेसिबल का मतलब क्या हुआ, एसेसिबल का मतलब था कि आप डायरेक्ट दूरी नाप सकते हो, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट से आपको नापना है। लेकिन इनएसेसिबल मतलब आप ऑब्जेक्ट की हाइट नापना चाहते हो जैसे, तो उससे आप डायरेक्टली बॉटम से दूरी नहीं नाप पाओगे। जैसे मान के चलो एक सिचुएशन आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर एक बच्चों ट्री है, ट्री, तो ये जो ट्री है और इस बैंक पर आपका आदमी है, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे बीच में रिवर है मान लीजिए, है ना, तो रिवर के एक बैंक पर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है हिस्ट्री को, और एक में ऑब्जेक्ट है, एक बैंक पे ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों बैंक के बीच की दूरी वो डायरेक्टली नहीं नाप सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई नदी में उतर के जाएगा, फिर वहां से टेप लेगा, फिर उसको नापेगा, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच की दूरी हमें पता नहीं है, तो ये इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब ऐसे इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम दूरी नहीं बता पा रहे हैं, है ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हम कैसे इसकी हाइट निकालेंगे ट्री की, है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये सेकंड केस है। अब देखिए इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ ट्री बिना हम ट्री से अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी को जाने, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये रिवर का इस साइड जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो ट्री है उनके बीच की लेंथ एल है, जो कि हमें नोन नहीं है, ये अननोन है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते नहीं, है ना। अब मान लीजिए ये आपका ट्री है ना, ये आपका ट्री है और ट्री की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब ये बीच में रिवर होगी, यहाँ पे आप पहले खड़े थे और इस ट्री को देख रहे थे, तो एल दूरी होगी, हमें नहीं पता क्या दूरी है ये एल, वो कैसी वैल्यू है बच्चों, अननोन है ना। हमने बस मान लिया है कि एल दूरी पर हम खड़े हैं। तो हमने जब खड़े खड़े यहाँ से एल दूरी पर ट्री के टॉप को देखा, टॉप को, तो आपका यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ऐसे आएगी बच्चों, ऐसे लाइन ऑफ साइट आएगी, तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो थीटा वन आपको नोन हो गया, थीटा वन क्या हो गया बच्चों, नोन हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ट्री, है ना, फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। फिर आप इस पोजीशन से थोड़े पीछे गए, दूसरी पोजीशन पे गए, फर्स्ट से आप सेकंड पोजीशन पे गए, और ये दो पोजीशन के बीच की दूरी आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद ही नापे, खुद ही जा रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आप नाप सकते हो। तो आपको डी नोन है, एल अननोन है बट डी नोन है ना। डी प्रैक्टिकली आपने नाप लिया। जब आप फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे गए तो वहां पे आप दूरी को नाप सकते हो। फिर सेकंड पोजीशन पे डी जाने के बाद, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन डी दूरी जाने के बाद फिर से आपने ट्री को देखा, तो ये आया बच्चों लाइन ऑफ साइट। तो फिर से ये एंगल कैलकुलेट कर लो, थीटा टू। तो थीटा टू भी बच्चों नोन एंगल हो गया, है ना, मतलब थीटा वन भी पता है और थीटा टू भी पता है। अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट पता चाहिए, हमें डी पता है, थीटा वन थीटा टू, तीन चीजें पता है, और हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। देखो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर कॉट थीटा लगाएं, कॉट थीटा, ये वाला ट्राइंगल पहले वाला, तो इसमें अगर कॉट थीटा लगाएं तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बच्चों इस वाले ट्राइंगल के लिए एल है, और जो हाइट है बच्चों वो आपका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो एच है। तो कॉट थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी एल बाई एच। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया है। फिर हम क्या करेंगे, कॉट थीटा टू लगाएंगे सेकंड ट्राइंगल में, ये बड़े वाले ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल सेकंड पोजीशन से जो देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉट थीटा टू लगाएंगे तो इसका बेस हो जाएगा बच्चों डी प्लस एल, और हाइट तो एच ही रहेगी, तो डी प्लस एल बाई हाइट। तो इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया। अब हमने क्या किया, टू माइनस वन, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल हमें नहीं पता ना बच्चों, तो एल को हटाना है, अननोन वैल्यू है। तो एल को हटाने के लिए हमें यहाँ पर, तो देखो एल को कैसे हटाएंगे, जब हम माइनस साइन लेंगे, है ना। तो हमने टू से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो एलएचएस में क्या बचा बच्चों, कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। और आरएचएस में क्या बचा, डी या फिर एल प्लस डी अपॉन एच माइनस एल अपॉन एच। तो एच तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा एल प्लस डी माइनस एल, है ना। अब ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपको आता ही है। तो यहाँ से एल और माइनस एल तो कट जाएंगे, मतलब एल रिमूव हो गया जो हम चाहते थे, क्योंकि एल की वैल्यू हमें नोन नहीं है। तो यहाँ पे डी अपॉन एच आ गया, है ना। और यहाँ पे आ गया बच्चों एलएचएस में यहाँ पर कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। तो अब यहाँ से h निकालना है, तो h को इधर ले जाओ, ये पूरे एलएचएस को नीचे ले आओ, तो h की वैल्यू हो गई क्या बच्चों, d अपॉन कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। तो इसमें आप देखें, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ये बात
कि यहाँ पर हमें तीन चीजें पता थी, डी थीटा वन थीटा टू, और देखो एच किसके टर्म्स में, डी थीटा टू थीटा वन, तो उनके टर्म्स में हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो हम जानते हैं। तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ द ट्री जो कि इनएसेसिबल था उसकी हाइट आपको मिल जाएगी। एसेसिबल ऑब्जेक्ट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स में हमें थोड़ा सा ये टेक्निक लगाना पड़ता है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना, और इस सेकंड केस भी आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ट्राइंगुलेशन मेथड पढ़ ली है ना। ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होती है वो अभी हमने देखा, उसके दोनों केसेस हमने कर लिए हैं, समझ लिए हैं, ठीक। अब देखो एक और थर्ड टाइप की इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम डिस्टेंस नाप लेते हैं, वो है रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। और ये भी आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है साउंड चैप्टर में ना। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, जल्दी से देखिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक फ्रेंड है चिंटू, चिंटू ये इस साइड पे खड़ा है और उससे कुछ दूरी पे माउंटेन है, बीच में खाई वगैरह है, तो वो डायरेक्टली दूरी नहीं नाप सकता है ना, लेकिन वो माउंटेन की दूरी नापना चाहता था। तो अब यहाँ पे वो साउंड का यूज करेगा दूरी नापने के लिए। कैसे? उसने जब चिल्लाया तो साउंड निकली, फिर माउंटेन से टकराई और कुछ समय के बाद उसको सुनाई दी, तो उसको इको सुनाई दिया, है ना बच्चों। आप जानते हो इस तरीके का रिफ्लेक्शन जो होता है उसके बाद जो साउंड सुनाई देती है उसको इको बोलते हैं। तो उसने जब साउंड प्रोड्यूस की और कुछ समय के बाद उसको वही साउंड सुनाई दी तो इको हुआ, तो उसने टाइम नोट कर लिया ना, स्टॉप वॉच होगा या जो भी होगा, यहाँ पे जो भी आदमी खड़ा है, जैसे चिंटू खड़ा है तो चिंटू के पास स्टॉप वॉच होगी तो वो टाइम नोट कर लेगा। यानी कि साउंड का जाना, फिर माउंटेन से टकराना और वापिस आना, इस पूरे समय को हमने कैलकुलेट कर लिया, नोन है, प्रैक्टिकली हमने नाप लिया, तो हमें टी टाइम जो है वो बच्चों नोन हो गया, ठीक। और मान लीजिए चिंटू से माउंटेन तक की जो दूरी है वो डी है, स्मॉल डी। अब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है अलग अलग कंडीशन में, तो लगभग आप 330 से 340 मीटर पर सेकंड तक नाप सकते हैं। 330 से 340 मीटर पर सेकंड तक कोई वैल्यू दी रहती है आपको, है ना। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हमें पता रहता है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में इन्हीं के बीच का कोई डाटा यूज कर लिया जाता है ना। तो कैसे किया जाता है, ये वैल्यू कैसे आती है, ये तो खैर बाद में आपको जब वेव्स पढ़ाया जाएगा, साउंड वेव्स, उसमें हम बताएंगे, है ना, कि ये प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, लेकिन ये कैलकुलेटेड है, तो आपको कोई भी डाटा इनके बीच का आप ले सकते हो। तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है ना, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है। जब हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड नोन है और टाइम नोन है, तो हम देखो स्पीड का क्या लगा लेंगे फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई साउंड ने, डी जाते हुए और डी आते हुए, तो 2d, डिस्टेंस 2d कवर की है, और उसमें टाइम कितना लगा है बच्चों, टी। तो जाने से लेकर आने तक का टाइम है टी, तो 2d अपॉन टी। और डी डिस्टेंस है माउंटेन और किसके बीच का बच्चों, चिंटू के बीच का। लेकिन साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है रिफ्लेक्शन में, इको में, 2d कवर किया है, डी जाते हुए और डी आते हुए, है ना। तो यहाँ से 2d अपॉन टी करेंगे तो हमें तो डी निकालना था, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई 2। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई 2 होता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ये डिस्टेंस है वो जाने का और आने का था, है ना, इसलिए याद रखिएगा। और डी जो डिस्टेंस है वो आपके चिंटू से डायरेक्ट माउंटेन तक का दूरी है ना, और साउंड जबकि 2d कर रहा है, हमें तो डी चाहिए था, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई 2 होता है, नीचे 2 से डिवाइड होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से रिफ्लेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं ना, हालांकि आपने 9th में तो पढ़ा ही हुआ है। अब इसी रिफ्लेक्शन या इको मेथड को आप रेडार में भी यूज कर लेते हो, जहां पे अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड था वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, c, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना, ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक रेडार है, तो रेडार ऐसे सिग्नल भेजता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट है, इस तरीके से एक एयरक्राफ्ट है, वो ऐसे आ रहा था किसी स्पीड से, तो रेडार से ऐसे सिग्नल जाता है और एयरक्राफ्ट से टकरा के वापस आता है, तो रिफ्लेक्शन होता है। जब रिसीव कर लेता है रेडार सिग्नल तो वो टाइम नोट कर लेता है ना, ये टाइम की वैल्यू हमें नोन हो जाती है। लेकिन अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से नहीं जा रहा है सिग्नल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट है, तो ये सी से जाएगा, लाइट की स्पीड से जाएगा, है ना बच्चों। तो सी से गया और सी से वापस आया, तो एयरक्राफ्ट कितनी दूरी पे बच्चों, डी दूरी पर, लेकिन लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डी प्लस डी, 2d, इसलिए याद रखिएगा डिवाइड बाई 2 होगा, है ना। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपके जो एयरक्राफ्ट की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम बाई 2।
है ना। 2 फिर से याद रखिएगा, 2 नीचे इसलिए आता है क्योंकि जो लाइट है वो गई भी और आई भी, बट हमें तो डिस्टेंस अकेला चाहिए, 2D थोड़ी ना चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए नीचे डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, ठीक। तो C इंटू टी बाई 2। और रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यही काम आप सोनार में भी करते हो, सोनार आपने साउंड में एप्लीकेशन सुना होगा, है ना। ऐसे आपकी बोट होती है, जो आपके बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनमें लगा रहता है सोनार का सिस्टम। तो वो क्या करती है, जैसे हमें डेप्थ नापनी है ओशियन की, तो वो सोनार सिग्नल से साउंड को नीचे भेजेगा, फिर नीचे के बेस से टकरा के, डेप्थ से टकरा के साउंड का सिग्नल वापस आएगा। और इसमें जो साउंड यूज की जाती है बच्चों, वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है ना, और उनकी हमें वेलोसिटी पता होती है वाटर में, तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर पता होता है, और टाइम हम, हमारा सेंसर लगा रहता है शिप्स में, वो टाइम कैलकुलेट कर लेता है ना, अल्ट्रासाउंड का जाने का और टकरा के वापस आने का टाइम नोट हो जाता है। तो वहां से फिर वो डेप्थ ऑफ ओशियन निकाल लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, कंसेप्ट तो सेम ही है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम अपॉन 2, 2 अपॉन इसलिए किया क्योंकि डी जाने में लगा, डी आने में लगा, है ना, बट हमें डी चाहिए, 2D नहीं चाहिए ना, इसलिए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इको मेथड, रेडार या सोनार सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, डेट इज रिफ्लेक्शन मेथड पर, है ना। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, है ना। तो ये हमारा फोर्थ टाइप की मेथड हो गई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, है ना। अब आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो यूज की जाती है वो बहुत ही दूर के स्टार्स के लिए मेजर करने के लिए यूज की जाती है। कोई स्टार बहुत दूर है तो उसकी कितनी डिस्टेंस है अर्थ से, उसको नापने के लिए यूज करते हैं हम, है ना। अब आप बोलोगे सर कि हमने पैरेलक्स मेथड में तो स्टार की दूरी कैलकुलेट कर ली है, फिर इसकी क्या जरूरत है। एक्चुअली में क्या है ना, कि अगर आपकी स्टार बहुत ज्यादा दूर है, मोर देन 100 लाइट ईयर्स की दूरी है, अगर उसकी मोर देन 100 लाइट ईयर्स, 100 लाइट ईयर्स तक पैरेलक्स मेथड तो सही जानकारी देता है हमें, लेकिन मोर देन 100 लाइट ईयर्स के बाद कोई स्टार है तो वहां पे पैरेलक्स मेथड प्रॉपर रिजल्ट देने में फेल हो जाता है ना। देखो ये लिखा भी है, if the distance of star is more than 100 light years then parallax method fails to provide the proper result। तो हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल नहीं पाता है, इसलिए हमें कौन सी मेथड का यूज करना पड़ता है बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, है ना। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी दो प्रकार की होती है, एक है आपका इंटेंसिटी मेथड और दूसरा है डॉपलर शिफ्ट मेथड, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डॉपलर शिफ्ट मेथड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूं, इसको हम स्किप करेंगे ना, अभी नहीं पढ़ेंगे हम डॉपलर शिफ्ट मेथड को, है ना। उसका कारण क्या है कि क्योंकि डॉपलर शिफ्ट मेथड आपको वेव ऑप्टिक्स में आएगा, जो आपका या फिर आपके वेव्स में आएगा, जो आपका लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वहां पे हम डॉपलर मेथड पढ़ेंगे, पूरा डॉपलर शिफ्ट ही पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से। इसलिए आप इसकी चिंता नहीं करो, उसी चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, और आप टेंशन ही मत लेना, उससे पहले आपको इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। वो वेव्स का चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तब आपसे डॉपलर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी मेथड अभी हमें समझ में आ जाएगी, है ना, अगर हम उसका एक स्टेटमेंट याद रखते हैं। तो अभी इंटेंसिटी क्या होता है उसके लिए आप परेशान मत हो, इंटेंसिटी भी आपको वहीं पढ़ाई जाएगी वेव्स में, है ना, लेकिन इंटेंसिटी मेथड आपको समझ में आ जाएगी क्लियर कट, बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है उसका, आपका काम बन जाएगा, है ना। इसलिए हम जल्दी से इंटेंसिटी मेथड कर लेते हैं। तो पहला मेथड हम करेंगे, दूसरा मेथड स्किप कर रहे हैं, क्यों स्किप कर रहे हैं मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, है ना। अभी उसको समझाना इतना पॉसिबल नहीं है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वेव्स को अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो वहीं पे हम डिस्कशन करेंगे इसका। अब इंटेंसिटी मेथड में इंटेंसिटी क्या होता है उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ये भी हम बाद में समझेंगे। बस इंटेंसिटी मेथड से आंसर कैसे आएगा, किसी भी फार अवे स्टार जो 100 लाइट ईयर से भी दूर है उसकी दूरी हम कैसे निकाल पाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली, है ना। तो बस उतना सुन ले, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है इसके लिए, वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी को हमने आई से, कैपिटल आई से डिनोट किया है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, आप हिंदी में सोचें तो चमक कि कितनी ज्यादा चमकदार है ना, तो इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, है ना। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन हम बाद में सीखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन रिसीव्ड एट अ पॉइंट
फ्रॉम द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, है ना। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि आपका अगर एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है ना बच्चों, और उस पॉइंट सोर्स से अगर आप r दूरी पे जाएं और r दूरी पे किसी एक पॉइंट पे बात करें, तो उस एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, मतलब किसी भी पॉइंट सोर्स से r दूरी पे जो इंटेंसिटी होगी इस सोर्स के कारण, जो चमक होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगी, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर्मूला जब आता है ना इंटेंसिटी का पॉइंट सोर्स के लिए, चाहे साउंड वेव्स हो, चाहे लाइट वेव्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आएगा। उसका पूरा पूरा फॉर्मूला क्या है वो हम चैप्टर बाई चैप्टर जब पहुंचेंगे वहां जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है। तो इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो तो इक्वल्स टू आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है आपका k है। k क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k अपॉन आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया सिंपली k अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो, है ना। और ये यहाँ पे लिखा है, फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन रिसीव्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, लिख लो, फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, है ना। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको बच्चों लॉ ऑफ फोटोमेट्री भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लॉ ऑफ फोटोमेट्री। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रिंसिपल को, लॉ ऑफ फोटोमेट्री को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे बहुत दूर के स्टार को निकालने का जिसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा हो, है ना। तो उसको हम बोल रहे हैं फार अवे स्टार, है ना बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं फार अवे स्टार। तो एक फार अवे स्टार है हमारे पास, वो फार अवे स्टार S2 मान लो, और एक नियर स्टार है जिसकी दूरी आप पैरेलक्स से नाप सकते हो, पैरेलक्स से नाप सकते हो। तो नियर बाई स्टार का हम S1 मान लेते हैं और फार अवे स्टार को हम S2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, S1 की दूरी तो अर्थ से हमें पता है R1, तो R1 की वैल्यू हमें नोन है ना, वो तो पैरेलक्स मेथड से हम निकाल सकते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये बहुत दूर का स्टार है, मोर देन 100 लाइट ईयर, और इसकी दूरी हम नापना चाहते हैं, मतलब हम R2 कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, R2। तो अब ये R2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें तो ये जो स्टार है S1 आपका, जो पास वाला स्टार है, उसके कारण जो अर्थ पे इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी हम किसी भी जो वो है सोर्स का, पॉइंट सोर्स का, वो हम नाप सकते हैं ना, हमारे पास एक डिवाइस होती है उससे हम नाप लेते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अभी डिवाइस क्या होती है, कैसी होती है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी तो आप ऐसा समझो कि अर्थ पे रहते हुए हम किसी भी स्टार से इंटेंसिटी नाप सकते हैं। तो S1 स्टार जो नियर स्टार है उसकी इंटेंसिटी मान लो आपकी अर्थ पर I1 है, तो हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसी फॉर्मूले से, k अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे k अपॉन R1 स्क्वायर, तो I1 की इंटेंसिटी हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट हो गई, तो ये अपॉन k अपॉन R1 का स्क्वायर आया, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो S1 के कारण इंटेंसिटी अर्थ पर I1, उसको हम लिख सकते हैं k अपॉन R1 स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपली, और R1 हमने पैरेलक्स से निकाला हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर हम सेकंड इक्वेशन लगाएं, तो S2 से हमारी दूरी कितनी है बच्चों अर्थ की, R2, जो निकालनी है, हमें नहीं पता क्या डिस्टेंस है बट उसको निकालना है, तो उसको R2 मान लिया, S2 से जो दूरी है, फार अवे स्टार से जो दूरी है। तो I2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, इसी फॉर्मूले से, I2 इज इक्वल टू k अपॉन R2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया। तो देखिए एलएचएस में क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन है, तो न्यूमरेटर में एलएचएस में I2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में I1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एलएचएस में I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ये हो जाएगा k अपॉन R2 का स्क्वायर, और नीचे आरएचएस में आएगा k अपॉन R1 का स्क्वायर। तो k और k कांस्टेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये R1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व किया, अरेंज कर लिया इनको, तो R1 ऊपर चला गया, R2 नीचे आ गया और उसका होल स्क्वायर बन गया। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो, तो जब आप इसमें स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचेगा R1 अपॉन R2 और इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 अपॉन I1। अब हमें R2 चाहिए था, तो बच्चों R2 को इधर ट्रांसफर करो और रूट वाले को इधर ट्रांसफर करो। जब ये रूट वाला इधर करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, I1 ऊपर चला जाएगा, I2 नीचे आ जाएगा। तो देखो यही हुआ है,
R2 इज इक्वल टू आ गया R1 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर I1 ऊपर आ गया और I2 नीचे आ गया, रूट ओवर I1 अपॉन I2। तो R2 की वैल्यू आ गई, फार अवे स्टार की वैल्यू आ गई R1 रूट ओवर I1 अपॉन I2। अब R1 हमने पैरेलक्स मेथड से निकाला हुआ है और I1 और I2 जो हमने प्रैक्टिकली अर्थ पे निकाला है। दोनों स्टार की इंटेंसिटी हमने एक प्रैक्टिकल डिवाइस से निकाली हुई है ना, डिवाइस होती है हमारे पास, उससे हम निकाल लेते हैं इंटेंसिटी। तो I1 I2 और R1 ये तीनों हमें प्रैक्टिकली नोन है। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार, जिसकी डिस्टेंस मोर देन 100 लाइट ईयर्स है, उसकी दूरी भी हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, डिस्टेंस निकालने की इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सी मेथड बच्चों, इंटेंसिटी मेथड, है ना। या इंटेंसिटी मेथड इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, है ना। और इसका जो दूसरा टाइप है डॉपलर शिफ्ट मेथड, ये हम वेव्स में पढ़ेंगे, है ना, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मैंने जितनी इनडायरेक्ट मेथड बताई हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, छोटी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ट्री की हाइट कैलकुलेट या टावर की हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो निकाला है ना, और लार्जर डिस्टेंस स्टार की जो मोर देन 100 लाइट ईयर्स है, उनकी दूरी कैसे निकाली गई इंटेंसिटी मेथड से, ये समझ में आया होगा ना। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो और इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। मैंने आपको मेथड थ्योरेटिकली समझा दिया है और आगे आने वाले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो जरूर आप देखिएगा।